Hello everyone, welcome to MKH classes. Our topic is crop production and management. I am Shivani and I will discuss the chapter first of science. So what is crop production and management? What is crop production? बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होती है, क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका मैनेजमेंट कैसे होता है। जब आप घर पर कोई गार्डनिंग करते हो तो आपने देखा होगा आपकी मम्मा है पहले उसके अंदर मिट्टी डालती है, फिर उसके अंदर पानी डालती है, फिर उसके अंदर बीज बोते हैं अपन। तो ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ क्रॉप। हम देखेंगे कि क्रॉप क्या होता है। प्लांट अपना जो खाना है वो कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। सूर्य प्रकाश, जो सूर्य की जो लाइट होती है, सन की जो लाइट होती है, उसके थ्रू अपना खाना बनाते हैं। लेकिन हम अपना खाना कैसे बनाते हैं? हम अपना खाने के लिए प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो अब इतनी सारी पॉपुलेशन है इंडिया में, तो इतनी सारी पॉपुलेशन को इतना सारा खाना कहाँ से मिलेगा? तो हमें लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा स्केल में प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जब हम एक सेम काइंड के प्रोडक्शन का करते हैं, क्रॉप का जो सेम काइंड का प्रोडक्शन करते हैं क्रॉप का, तो उसे क्रॉप कहते हैं। व्हाट इज़ क्रॉप? व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। जब किसी सेम काइंड का कल्टिवेटेड करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं किसी बड़ी जगह पर लार्ज स्केल में, उसे क्रॉप कहते हैं। अब क्रॉप कितने टाइप्स की होती है? इसको 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है सीजन्स के अकॉर्डिंग। एक तो विंटर सीजन्स और रेनी सीजन्स। तो इसमें खरीफ क्रॉप्स आती हैं और सेकंड है रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स होती है वो रेनी सीजन्स में ग्रो होती है, और जो रबी क्रॉप्स है वो विंटर सीजन्स में ग्रो होती है। अब रेनी सीजन कहाँ से कहाँ तक होता है? फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है? मेज, सोयाबीन और पैडी भी बोल सकते हैं। पैडी क्या होता है? जहाँ राइस उगती है, जहाँ राइस उगती है उसको पैडी बोलते हैं, धान बोलते हैं उसको। अब रबी क्रॉप्स क्या होती है? जहाँ विंटर सीजन्स में ग्रो होती है और फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। इसका वो पीरियड क्या है? अक्टूबर टू मार्च। इसका एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड और वीट। अब ये जो राइस है इसको रेन क्यों चाहिए? मतलब ये रेनी सीजन्स में क्यों ग्रो होती है? क्योंकि जो चावल है उसको उगने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, तो इसको हम विंटर में नहीं उगा सकते, ये सिर्फ रेनी सीजन्स में उगती है। क्योंकि जब पानी मिलेगा बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा पानी हम अपने आप से तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो वो रेन के थ्रू ही मिलेगा हमको, इसलिए ये रेनी सीजन्स में ग्रो होती है। ठीक है, तो क्रॉप का कल्टीवेशन के लिए सेवरल प्रोसेस होते हैं जिसमें ये सब इंक्लूड है। जब किसी जो फार्मर होता है वो क्रॉप प्रोडक्शन करता है तो उसमें ये सेवरल प्रोसेस यूज़ करता है। तो धीरे धीरे हम करके ये सब प्रोसेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड है सोइंग, थर्ड है एडिंग ऑफ मैन्योर, फोर्थ है इरिगेशन, फिफ्थ है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, सिक्स्थ है हार्वेस्टिंग, सेवन्थ है स्टोरेज। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे करना है, मतलब मिट्टी जो होती है वो कैसे तैयार करते हैं। तो इसके लिए जो प्रोसेस है वो यूज़ करते हैं टीलिंग एंड प्लॉइंग का। अब ये टीलिंग और प्लॉइंग क्या होता है? टीलिंग और प्लॉइंग क्या होता है? टीलिंग मतलब मिट्टी को पलटना, टीलिंग मतलब मिट्टी को पलटना, एंड लूजनिंग मिट्टी को पलटना और उसको लूज करना, ये सब होते हैं इसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। तो अभी हम देखेंगे कि पलटते कैसे हैं मिट्टी को, उसको लूज़ कैसे करते हैं। तो हमने पढ़ा था कल्टीवेशन ऑफ जो क्रॉप होता है उसमें सेवरल प्रोसेस यूज़ होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स में टीलिंग, प्लॉइंग और लूजनिंग, ये 3 स्टेप्स थे। इन सब का मीनिंग क्या है? इन सब का मीनिंग है प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ नोन एज टीलिंग एंड प्लॉइंग। जो मिट्टी को जो टर्निंग करते हैं और उसकी जो लूजनिंग करते हैं उसको हम प्लॉइंग कहते हैं और टीलिंग कहते हैं। तो हमें जो मिट्टी की टीलिंग और प्लॉइंग है इसको करने की नीड क्यों पड़ी? तो वाई वी नीड दिस? सो फर्स्ट है सो दैट रूट्स ब्रेथ ईजिली।
अगर हम मिट्टी की टर्निंग करेंगे तो वो इजीली ब्रेथ कर पाएंगी और हमें जो क्रॉप मिलेगी वो बहुत अच्छी यील्ड की मिलेगी। सेकंड है रूट्स डीप पेनिट्रेट into the soil। अगर हम टर्निंग करते हैं मिट्टी की तो उसमें जो रूट्स है, क्रॉप्स की जो रूट्स है, प्लांट्स की जो रूट्स है, वो डीप पेनिट्रेट होंगी। डीप पेनिट्रेट का मतलब बहुत अच्छी तरह से अंदर चली जाएगी सॉइल के। इस वजह से हम टर्निंग करते हैं, जिससे कि जो मिट्टी है हमारी, जो सॉइल है, वो एकदम लेवल पर आ जाए। थर्ड है, अब ये जो सॉइल होती है ना, ये हमारी सॉइल है, यहाँ अपना क्रॉप प्रोडक्शन होता है, ठीक है, प्लांट्स उगाते हैं अपन यहाँ पर। उसके नीचे ये जो सॉइल है, इसके 10 सेंटीमीटर कुछ नीचे जो सॉइल होती है वो क्या होती है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं। अब वो जो न्यूट्रिएंट है उनको ऊपर लाना ज़रूरी होता है, क्योंकि नीचे रहेंगे तो इसको प्लांट्स को कहाँ से मिल पाएंगे, इसलिए इनको ऊपर लाना ज़रूरी होता है। तो ऊपर लाने के लिए हम इसकी टिलिंग करते हैं। तो थर्ड पॉइंट अपना ये हो गया, टू ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू टॉप, सो दैट जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो टॉप पर आ सके, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी, हमें इसकी नीड क्यों होती है, वाई वी नीड दिस। थर्ड पॉइंट आता है कि अब हम ये करते किसकी हेल्प से, किसकी टूल की हेल्प से करते हैं। तो इसके लिए टूल जो होता है वो होता है प्लो। जो सॉइल की जो टीलिंग होती है ना, टीलिंग ऑफ सॉइल, वो किसकी हेल्प से होती है, प्लो की हेल्प से होती है, टीलिंग ऑफ सॉइल। अब ये जो प्लो है ये किसका बना होता है, मेड अप ऑफ वुडन एंड आयरन, इन सब का बना होता है, ठीक है। अब ये जो प्लो है ये क्या करता है, जो सॉइल है उसको ऊपर ले आता है, इस तरह से होता है ये। यहाँ ये बीम अटैच रहती है इसके, और इधर होल्डर होता है, और ये प्लो शाफ्ट होता है। ये प्लो शेयर होता है, ये जो होता है ना ये वुडन का बना होता है। किसका बना होता है, वुडन का बना होता है। और ये वाला आयरन का पार्ट होता है, इसके थ्रू टेलिंग होती है सॉइल की। और ये होती है बीम होती है, जो कि पेयर ऑफ बुल होते हैं, पेयर ऑफ बुल उनकी नेक पर रखते हैं। इस ये जो बीम होती है ना उनकी नेक पर रखते हैं, जिसकी वजह से वो इसको ड्रॉन कर पाते हैं, पुल कर पाते हैं। और ये होल्डर होता है, ये हमारा जो फार्मर होता है वो इसको यहाँ से पकड़ता है, ठीक है। ये तो हो गया प्लो के बारे में। अब इसकी हेल्प से हमें ये जो है, हमें प्लो की क्यों ज़रूरत पड़ी, वाई वी नीड द प्लो, क्योंकि जो प्लो होता है ना वो क्या करता है, मिट्टी की टीलिंग तो करता ही करता है, साथ में इसकी प्लो यूज़ करने के लिए जो सॉइल है वो बहुत वेट होना चाहिए, वेट होनी चाहिए। इसके लिए सॉइल को पहले वाटरिंग करनी पड़ती है, सॉइल को पहले गीला करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, तभी ये जो प्लो है तभी हम यूज़ कर सकते हैं। और अब एक लेवलर और आता है। लेवलर क्या करता है, अब ये जो सॉइल है वो बहुत ऐसे ऊबड़ खाबड़ सी होती है, ठीक है। जब हम इरिगेशन करेंगे, इरिगेशन मतलब जब हम पानी देंगे मिट्टी को, तो क्या होता है, पूरा पानी इस पे पहुंच नहीं पाता। जब मिट्टी ऊबड़ खाबड़ होती है ना तो पानी उस पर पहुंच नहीं पाता। तो पानी अच्छे से पहुंचे उसके लिए इस मिट्टी को प्लेन करना पड़ता है।
इस मिट्टी को प्लेन करना पड़ता है। अब वो मिट्टी प्लेन किसकी हेल्प से होती है? लेवलर। नेम से क्लियर हो रहा है, लेवलर। लेवलर मीन्स मिट्टी को लेवल पर लेकर आना, सॉइल को लेवल पर लेकर आना। लेवलर का काम है सॉइल को लेवल पे करना, ठीक है। अब ये इसकी हेल्प से क्या होगा, ये पूरी जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी? प्लेन हो जाएगी, जिससे जो वाटरिंग होगी वो इजी होगी। अगर हम यहाँ से वाटरिंग करेंगे तो वो पूरे फील्ड में फैल जाएगी, पूरे फील्ड में स्प्रेड हो जाएगी। तो ये लेवलर का काम होता है और ये प्लो का काम होता है। अब प्लो जो था ये क्या करता है? टिलिंग ऑफ सॉइल करता है, साथ साथ में क्या करता है? जो अनवांटेड जो वेट्स होती है, अनवांटेड वेट्स, उनको हटाता है, रिमूव करता है। रिमूव अनवांटेड वेट्स, रिमूव अनवांटेड वेट्स। अब अनवांटेड वेट्स क्या होती है? जब प्लांट्स उगते हैं ना उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा में घास भी उग जाती है, वेट्स, जिसको हम वेट्स बोलते हैं। तो उसको कट करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार वो क्या होती है? पॉइजनस होती है, तो वो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती, बैड होती है, हार्मफुल होती है हमारी हेल्थ के लिए। तो हमें उसको रिमूव करना पड़ता है। तो रिमूव करने के लिए भी हम इस प्लो का यूज़ करते हैं। तो प्लो की हेल्प से जितने भी अनवांटेड वेट्स है वो सब कट हो जाते हैं, ठीक है। कि नेक्स्ट जो टूल है वो है अपना होए। होए क्या होता है? ये भी अनवांटेड वेट्स को कट कर देता है। अनवांटेड वेट्स मैंने बताया था ना क्या होता है कि जब प्लांट्स उगाते हैं उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा जो घास होती है वो भी उग जाती है। अब वो जो न्यूट्रिएंट्स है उन सब जो प्लांट्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको ख़त्म कर देती है। जैसे सनलाइट मिलेगी, हम वाटरिंग करेंगे तो वो उसमें भी शेयर होगी। जैसे यहाँ प्लांट है, इसके साथ कोई अनवांटेड वेट उग गई, ठीक है, तो जब सनलाइट मिलेगी वो इसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी। जब हम वाटर करेंगे, वाटर देंगे प्लांट्स को, तो वो इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। और जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो इसमें भी, फर्टिलाइजर्स देंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स इसको भी मिलेंगे और इसको भी मिलेंगे, यानी दोनों में डिवाइड हो रहे हैं। अब कोई चीज़ दोनों में डिवाइड हो तो वो तो अच्छी चीज़ नहीं है ना, तो इसका जो यील्ड है वो बहुत कम हो जाएगी। इस प्लांट की जो यील्ड है वो कम हो जाएगी। यील्ड मतलब इसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, इसके न्यूट्रिएंट कम हो जाएंगे, क्योंकि इसके न्यूट्रिएंट तो इसने ले लिए। इसलिए हमें इसको कट करना ज़रूरी होता है। अब ये क्या होते हैं? ये मिट्टी के साथ मिलकर ड्राई हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। ये इनको ख़त्म करने की नीड नहीं है। जब हम इसको कट करेंगे ना तो ये अपने आप ही सॉइल के साथ मिक्स होकर ड्राई हो जाएंगे और अपने आप ही रिमूव हो जाएंगे। और सेकंड है हेल्प इन टिलिंग। अब ये टिलिंग में भी काम आता है, हेल्प इन टिलिंग ऑफ सॉइल, ठीक है। ये दिखता कैसे है? ये इस तरह से होता है। इसमें क्या होता है? ये आयरन की प्लेट लगी रहती है जिससे सॉइल की टिलिंग होती है, ठीक है, और ब्लेड की तरह काम करता है। इसके पीछे वुडन रोड होती है जिसकी हेल्प से हम इसको यहाँ से पकड़ते हैं। अब इसको भी कौन ड्रोन करता है? पेयर ऑफ बुल। पेयर ऑफ बुल, जो पेयर ऑफ बुल है वो भी क्या करते हैं? इसको पुल करते हैं, क्योंकि जब हम करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए इसको करने के लिए। तो जो बुल है वो इसको अपने नेक पर रख लेते हैं और इसकी अपनी खुद, मतलब जैसे जैसे वो चलते हैं ना वैसे वैसे ये पुल होता रहता है, आगे की तरफ खींचता रहता है। और जो मिट्टी है ना, वो सॉइल जो है अपनी, तो वो धीरे धीरे टिलिंग होती रहती है उसकी अपने आप ही। फिर नेक्स्ट है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है? ट्रैक्टर, आपने देखा होगा कि जो ट्रैक्टर है उसके पीछे ब्लेड्स लगी रहती है। अब जैसे जैसे आगे ट्रैक्टर चलता रहता है उसके पीछे जो ब्लेड्स लगी हुई है वो भी आगे खिसकती रहती है, और जो मिट्टी है, सॉइल जो है, उसकी टिलिंग अपने आप होती रहती है। तो यही है कि ये जो है ये ट्रैक्टर ड्रिवन होता है। इसके पीछे ब्लेड्स लगी रहती है, यहाँ ट्रैक्टर अटैच होता है इसके, और ये ब्लेड्स लगी रहती है जो मिट्टी की क्या करती है? ड्रिलिंग करती है, इसकी ड्रिलिंग करती है। तो हमारे प्रोसेस कौन कौन से थे? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी को प्रिपेयर करना, सोइंग यानी कि बीज को बोना, थर्ड था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड करना, फोर्थ था इरिगेशन यानी कि वाटर देना, फिफ्थ था प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स
यानी कि जो अनवांटेड जो वीड्स होती है उनको कट करना। 6th हार्वेस्टिंग यानी कि कटिंग करना। 7th स्टोरेज, कटिंग के बाद उसको स्टोर करना। तो हमने अभी तक पढ़ा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें क्या पढ़ा था हमने कि टिलिंग कैसे होती है, टिलिंग कैसे होती है एंड लूजनिंग कैसे होती है। और टिलिंग के लिए हमें इसकी नीड क्यों पड़ती है, वाई वी नीड दिस, वाई वी नीड दिस। फिर हमने पढ़ा कि इसके लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। अब टूल्स में हमने कौन कौन से टूल्स पढ़े, प्लो, होए एंड ट्रैक्टर ड्रिवन या कल्टीवेटर। ये सब हमने पढ़ा। और एक लेवलर, ये सब हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स में पढ़ा था। ठीक है, अब सेकंड आता है सोइंग, यानी कि बीज को कैसे बोते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि जो फार्मर होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ हम अपने घरों में ही देख लो, जब भी कोई प्लांट उगाते हैं तो सबसे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं, सॉइल प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद बीजों का सिलेक्शन करते हैं, सीड्स का सिलेक्शन करते हैं कि कौन सी जो सीड्स है हमारे लिए बेनिफिशियल है और कौन सी ख़राब हो रखी है। तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि कौन सा सही है कौन सी गलत है। तो वो किससे होती है, टूल्स फॉर सोइंग। ठीक है, इसके लिए टूल्स होते हैं, 2 टाइप्स के टूल्स होते हैं, फनल शेप टूल और सेकंड होते हैं सीड ड्रिल्स। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स कैसे होता है। सिलेक्शन ऑफ सीड्स के लिए जैसे आपने क्या किया, एक बीकर ले लिया, उसके अंदर एक बीकर लिया, उसके अंदर पानी फिल कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, वाटर फिल किया, उसके अंदर ये जो सीड ग्रेन्स जो होते हैं ना, ग्रेन्स, उसके जो बीज होते हैं वो डाल दिए इसके अंदर। तो क्या होंगे, कुछ सीड्स जो है वो तो नीचे बॉटम में चले जाएंगे और कुछ सीड्स ऊपर तैरने लग जाएंगे। अब जो ऊपर जो तैर रहे हैं वो ऊपर क्यों तैर रहे हैं और ये नीचे क्यों रह गए। ठीक है, तो जो डैमेज जो सीड्स होते हैं ना वो ऊपर तैरने लग जाते हैं और जो सही वाले जो सीड्स होते हैं वो नीचे डूब जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डैमेज सीड्स होते हैं ना, डैमेज सीड्स होते हैं उनके बीच में होल होता है, यानी वो होलो होते हैं। होलो होने के कारण वो बहुत लाइट हो जाते हैं, वेट में बहुत लाइट हो जाते हैं और लाइट होने की वजह से वो पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं। और जो सही वाले सीड्स होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, उनमें कोई होल प्रेजेंट नहीं होता। जब अगर उनमें होल प्रेजेंट नहीं है तो वो हैवी हो जाएंगे तो वो नीचे सिंक हो जाएंगे। सिंक मतलब नीचे डूब जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम सीड्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये हो गया सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब नेक्स्ट है टूल्स फॉर सोइंग। अब सोइंग के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट है फनल शेप टूल। इसमें क्या होता है कि फनल की शेप का एक टूल होता है। फनल देखा होगा, इस तरह का होता है फनल। इस तरह का फनल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नीचे ये जो पाइप है ना इसकी 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है इस तरह से। और जो नीचे का जो एंड है ना वो बहुत शार्प होता है, बहुत शार्प होता है इस तरह से। तो जो फार्मर्स होते हैं वो इसके अंदर सीड डाल देते हैं। ये जो फनल शेप की ये जो है ना फनल शेप का, इसके अंदर सीड्स डाल देते हैं। यहाँ सीड्स डाले इन्होंने और ये इस पाइप के थ्रू होते हुए इन 3 पाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। और ये इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, ये एक साथ भिड़े नहीं होते, ये इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। इक्वल डिस्टेंस होने की वजह से, और ये जो नीचे से तीखा होता है बहुत शार्प होता है और ये सॉइल के अंदर फिक्स हो जाता है, अंदर चला जाता है सॉइल के अंदर बहुत शार्प होने की वजह से। और ये जो सीड्स हैं जो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए वो क्या करते हैं, इन सॉइल्स में चले जाते हैं। फिर ये इनको वापस निकाल लेते हैं, फिर आगे जाएंगे, फिर आगे भी यही प्रोसेस करेंगे, सीड डालेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड होंगे, फिर से सॉइल में चले जाएंगे। तो इस तरह से ये जो टूल है ये यूज़ होता है। ये ट्रेडिशनल टूल है एक, जो अब जो यूज़ करते हैं इसमें बहुत लेबर लगता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेबर करना पड़ता था फार्मर्स को। तो बहुत ज़्यादा लेबर नहीं करना पड़े इसके लिए दूसरा टूल आया सीड ड्रिल्स। ये क्या होता है, जो हमने कल्टीवेटर पढ़ा था ना, कल्टीवेटर वही है ये भी। तो ये किस में काम आता है, ये टिलिंग ऑफ सॉइल में भी काम आता है, टिलिंग ऑफ सॉइल में भी काम आता है और
सीड ड्रिल में भी काम आता है, मतलब सीड्स सोइंग में भी काम आता है। सीड ड्रिल तो इसका नेम है, और ये किस में काम आता है, टिलिंग में भी काम आता है और सोइंग में भी काम आता है। तो इसमें क्या होता है, ये इस तरह से होता है। ये इसमें क्या होता है, ये अगर हम इससे जो सोइंग करते हैं ना, तो ये क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस पे और इक्वल स्पेस पे जो सीड्स को होता है वो सोइंग कर देता है सीड्स की। अब ये बात आती है कि हमें इक्वल डिस्टेंस पे क्यों ज़रूरी होता है। अगर हम इक्वल डिस्टेंस पे नहीं करेंगे तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। ओवर क्राउडिंग मतलब जैसे ये एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से। तो मतलब बहुत इकट्ठे हो गए, बहुत कम स्पेस है इनके बीच में। अब स्पेस कम होगा तो क्या होगा, इनके जो न्यूट्रिएंट्स है अच्छे से नहीं मिल पाएंगे इनको न्यूट्रिएंट्स, और प्लांट्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे, इतने ही रहेंगे। तो इसको रोकने के लिए हमें इनको हटाना पड़ता है, ठीक है। तो हमें इक्वल डिस्टेंस पे लगाना पड़ता है इनको। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जो सोइंग करनी पड़ती है वो इक्वल डिस्टेंस पे करनी पड़ती है, जिससे कि ओवर क्राउडिंग नहीं हो, ठीक है। ओवर क्राउडिंग से बचने के लिए हमें इक्वल डिस्टेंस पे सोइंग करनी पड़ती है। तो हमने देखा जो सीड ड्रिल है वो क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस पे और इक्वल डेप्थ में जो सीड्स को है उसका सोइंग करता है, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पे क्यों ज़रूरी है, मैंने बताया ना, क्योंकि जो प्लांट्स है अगर हम उसको बहुत पास में लगा देंगे तो क्या होगा, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। ओवर क्राउडिंग की वजह से वो प्लांट्स है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए हमें क्या करना है, जो सीड्स है उनको इक्वल डिस्टेंस पे और इक्वल डेप्थ पे बोना है, ठीक है। फिर सेकंड है सीड्स गेट कवर्ड बाय सोइल आफ्टर सोइंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो सीड्स है जब हमने उसको मिट्टी में ढाल दिया, ठीक है, मिट्टी में ढाल दिया, उसके बाद उसको कवर भी तो करना ज़रूरी है। अगर अब ये ऊपर ही रहेंगे तो क्या होंगे, जो बर्ड्स है वो आएंगी और इनको खा जाएंगी, ठीक है। अब बीड्स तो गायब हो जाएंगे, सीड जो है वो तो गायब हो जाएंगे। तो इसलिए इनको मिट्टी से ढकना ज़रूरी है। अब मिट्टी से ढकने का भी काम कौन करता है, ये सीड ड्रिल करता है। तो इसने क्या क्या काम किए, सबसे पहला था ये टिलिंग ऑफ सोइल भी करता है, और सेकंड है ये क्या करता है, सोइंग भी करता है, और सोइंग करने के बाद ऊपर से इसको मिट्टी से कवर भी कर देता है, सोइल से कवर भी कर देता है। तो यहाँ मैंने यही लिखा है, सीड्स गेट कवर्ड बाय सोइल आफ्टर सोइंग, ठीक है। यानी कि सोइंग के बाद जो सीड्स हैं वो कवर हो जाते हैं किससे, सोइल से, ठीक है। तो ये तो हमारा था सीड ड्रिल। तो हमने क्या पढ़ लिया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ ली और सोइंग पढ़ ली। एक बार दोबारा देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या था, टेलिंग था एंड लूजनिंग था। टेलिंग और लूजनिंग क्या होता है, मिट्टी को पलटना और उसको लूज करना, ठीक है। ये टेलिंग एंड लूजनिंग था। हमें इसकी नीड क्यों पड़ी, क्योंकि ये जो था रूट्स के अंदर डेप्थ में चला जाता है, मतलब उनको ब्रेथ करने में इजीली होता है, और डीप पेनिट्रेट होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डीप पेनिट्रेट होता है, इसलिए हमें इसकी टेलिंग की ज़रूरत पड़ती है। और थर्ड पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा था, मिट्टी के 10 सेंटीमीटर नीचे न्यूट्रिएंट रिच सोइल होती है, उस न्यूट्रिएंट रिच सोइल को टॉप में लाने के लिए हमें उसकी टिलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हमने टूल्स पढ़े थे कि कौन कौन से टूल्स थे, प्लो, होए एंड कल्टीवेटर एंड लेवलर। प्लो की हेल्प से क्या होता था, टिलिंग होती थी और अनवांटेड वीड्स कट होते थे, ठीक है। होए क्या था, इससे भी टिलिंग होती थी और अनवांटेड वीड्स कट होते थे। और कल्टीवेटर क्या था, एक ट्रैक्टर ड्रिवन था, मतलब ट्रैक्टर से वो जॉइंट रहता था, जिससे अनवांटेड वीड्स और जो टिलिंग थी सॉइल की अपने आप हो जाती थी। लेवलर क्या था, मिट्टी जो होती है वो अनइवन होती है इस तरह से, उसको प्लेन करने के लिए हम लेवलर का यूज़ करते थे, ठीक है। ये सब तो टूल्स हो गए। फिर सॉइंग में हमने क्या देखा, सॉइंग में सबसे पहले हमने देखा कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स कैसे होता है। सिलेक्शन ऑफ सीड्स कैसे होता है कि जो पानी में नीचे डूब जाएंगे वो सही वाले सीड्स हैं, और जो ऊपर तैरने लग जाएंगे वो कौन से हैं, खराब सीड्स हैं, ठीक है। उसके बाद सोइंग में हमने क्या देखा कि इसके लिए टूल कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो टूल यूज़ करने के लिए ये यहाँ लिखा हुआ, एक तो सीड ड्रिल था और एक फनल की शेप में था। फनल की शेप में क्या होता था, उसके अंदर इस तरह से होता था, ये 3 पार्ट्स में ये जो था ये डिवाइस रहता था। जब यहाँ सीड्स डालेंगे तो ये नीचे सॉइल में जाके
चला जाएगा और मिट्टी को कवर कर देंगे। ठीक है, सीड ड्रिल में भी यही होता था कि सोइंग ऑफ सीड्स एट इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल डेप्थ, ये भी इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ पे करता था। और सीड्स गेट कवर्ड बाय सोइल आफ्टर सोइंग। अब सीड ड्रिल किसकी हेल्प से होता था, ये भी क्या है, ये ट्रैक्टर ड्रिवन है, ये ट्रैक्टर ड्रिवन है। और जो पहले अपन ने टूल्स पढ़ा था फनल वाला, उसको फार्मर्स करते थे, अपने हाथों से करते थे। इसमें ज़्यादा लेबर लगता था, इसमें कम लेबर लगता था, इसलिए ये सीड ड्रिल वाला मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, थर्ड प्रोसेस है अपना एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब ये मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, कोई भी प्लांट्स होता है उनको न्यूट्रिएंट चाहिए होता है अच्छी ग्रोथ के लिए, तो अब वो न्यूट्रिएंट उनको कहाँ से मिलेगा, फर्टिलाइजर से मिलेगा, मैन्योर से मिलेगा। आपने घरों में भी देखा होगा कि जब आप प्लांट्स उगाते हैं, आपकी मम्मा प्लांट्स उगाती है तो उसमें फर्टिलाइज़र देते हैं कुछ, जिससे कि उसकी अच्छी ग्रोथ हो सके। तो वो फर्टिलाइज़र क्या है, तो फर्टिलाइज़र है द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज़ नोन एज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ऐसे सब्सटेंस जो सॉइल के न्यूट्रिएंट को बढ़ाते हैं, उनकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट चाहिए, जो उनको कहाँ से मिलता है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स से। अब ये मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स बनते कैसे हैं, तो ये जो मैन्योर है ना, उसको तो हम खुद बना सकते हैं, और जो फर्टिलाइजर्स है वो इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं, मैन मेड होते हैं, मतलब इसे हम नॉर्मल इंसान नहीं बना सकते। जो साइंटिस्ट वगैरह है वो लैब में काम करके इसको फर्टिलाइजर्स को बनाते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड पोटेशियम, जिसको हम NPK बोलते हैं। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल हैं। अब मैन्योर कैसे बनती है, जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, जब वो डेड हो जाते हैं तो उनके जो डेड बॉडीज़ जो होती है, जो डेड उनका जो वो होता है, वेस्ट होता है, तो उसको क्या करता है, जो फार्मर्स होते हैं उनको एक जो फील्ड होते हैं, उनके फील्ड में पिट्स, अपने फील्ड में पिट बना लेते हैं, उस पिट के अंदर इनके वेस्ट को इकट्ठा कर देते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं, कुछ महीनों बाद वो जो वेस्ट है वो डीकम्पोज होने लग जाता है। वो डीकम्पोज कैसे होते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उन प्लांट्स का, उन वेस्ट का, एनिमल वेस्ट का, डेड प्लांट्स का क्या कर देते हैं, डीकम्पोजिशन कर देते हैं। ठीक है, तो उनकी डीकम्पोजिशन से हमें मैन्योर मिलता है, जो कि हम अपने प्लांट्स को फिर से दे सकते हैं, और प्लांट्स को देंगे तो इनसे हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा। तो हाउ दे फॉर्म्ड, by the these are the organic substance obtained from the decomposition of plant and animal, dead plants and animal। यहाँ dead word जरूरी है। हमने देख लिया मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये बनते कैसे हैं, इनके बीच में डिफरेंस भी होता है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, यू कैन सी ऑल्सो इन योर बुक। एंड अब मैन्योर जो होता है ये क्या होता है, इसे मैन मेड, हम इसे बना सकते हैं, मैन मेड होता है। और ये क्या होता है, इंडस्ट्री में प्रिपेयर होता है। ठीक है, ये इंडस्ट्री में प्रिपेयर होता है। और दूसरा ये डिकम्पोजिशन से बनता है, किसके, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के। और ये जो होता है ना, अब इसकी एक खासियत है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स की एक खासियत है। क्या खासियत है, जो फर्टिलाइजर्स होता है ना, ये तो वाटर पोल्यूशन कर देता है। क्या कर देता है, ये वाटर पोल्यूशन कर देता है बहुत ज़्यादा। अगर हम इसका एक्सेस में यूज़ करेंगे, फर्टिलाइज़र को जब हम एक्सेस में यूज़ करेंगे ना, तो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, और जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। मतलब जो फर्टिलाइज़र होते हैं ना, इनमें सिर्फ एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट, वन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट। ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज़ करेंगे, एक्सेस यूज़ करेंगे फर्टिलाइज़र्स का, तो सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, वो सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट से रिच हो जाएगा, तो ये ठीक नहीं है। तो मैन्योर जो होता है ये रिच तो होता है न्यूट्रिएंट में, बट इतना रिच नहीं होता जितना फर्टिलाइज़र होता है, लेस रिच होता है, ये लेस रिच होता है। और ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखता है,
मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, और ये सॉइल की फर्टिलिटी को ख़राब कर देता है। और वाटर पोल्यूशन भी करता है, ये वाटर पोल्यूशन नहीं करता, ये सॉइल के टेक्सचर को मेंटेन रखता है, जो सॉइल का टेक्सचर है उसको मेंटेन रखता है और सॉइल के टेक्सचर को बिगाड़ देता है, ठीक है। उसके बाद है ये जो है मैन्योर जो है, इसके लिए एक एक्टिविटी है आपके बुक में कि हमने 3 पॉट लिए, 2 पॉट लिए, एक में सॉइल डाली, दोनों में सॉइल डाली और सीड्स डाले कुछ, ठीक है, इसमें भी सीड्स डाले और इसके अंदर हमने मैन्योर ऐड कर दी और इसके अंदर फर्टिलाइज़र ऐड कर दिया। तो कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि जो सीड्स है वो ग्रो होने लग जाएंगे। तो ग्रो सबसे ज़्यादा किसकी अच्छी होगी, मैन्योर वाले की अच्छी होगी या फर्टिलाइज़र्स वाले की अच्छी होगी? फर्टिलाइज़र वाले की अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ बताया था इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन्योर से, ठीक है। तो मैन्योर में कम न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं तो इसकी ग्रोथ इतनी नहीं होगी जितनी फर्टिलाइज़र्स वाले में हो जाएगी। तो ये इसका डिफरेंस है कि ये ग्रोथ तो अच्छी करता है बट सॉइल की फर्टिलिटी को ख़राब कर देता है अगर हम इसके एक्सेस को यूज़ करेंगे, एक्सेस में यूज़ करेंगे, और मैन्योर इसकी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखता है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग और एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स और इनके टूल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम बाकी के पार्ट्स कवर करेंगे। आई होप यू विल लाइक द वीडियो।